हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू पीएचडी जॉब्स एंड एडमिशन। दिस इज़ गौरी। सो जैसे कि आप सभी को पता है, CUET पीएचडी एंट्रेंस टेस्ट यानी कि NTA पीएचडी एंट्रेंस टेस्ट 2023 जो कि 26 अक्टूबर से स्टार्ट हो चुकी है। सो आज भी कई स्टूडेंट्स की एग्ज़ाम है, कल भी होगी। ओके, दैट्स वाई इस सेशन में मैं कंप्लीट एग्ज़ाम 2023 का जो एनालिसिस है वो सभी के लिए करवाऊंगी। सो यानी कि 26, 27 इन दोनों ही डेज में क्या क्या क्वेश्चंस आपको पूछे थे, सो उसका जो कंप्लीट एनालिसिस है दोनों ही दिन का वो हम आज के सेशन में डिस्कस करेंगे। एज वेल हम काफ़ी कुछ जो नोट्स है इंपॉर्टेंट रिलेवेंट टू रिसर्च मेथडोलॉजी एंड स्टैटिस्टिक्स वो भी डिस्कस करेंगे। सो अकॉर्डिंग टू स्टूडेंट्स जिन्होंने व्हाट्सएप ग्रुप में मेरे साथ पूरी एग्ज़ाम जो है वो डिस्कस की थी, सो अकॉर्डिंग टू देम उनको रिसर्च मेथडोलॉजी सेक्शन में काफ़ी कुछ क्वेश्चंस ये स्टैटिस्टिक्स के थ्रू पूछे थे एंड बचे हुए जो क्वेश्चन थे वो रिसर्च मेथडोलॉजी के ऊपर पूछे थे। सो हम इन दोनों ही सेक्शंस को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। ओके, सो नाउ लेट अस बिगिन। सो शॉर्टली लेट अस सी अबाउट रिसर्च मेथडोलॉजी रिवीजन कोर्स जो हम सारे स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करते हैं ताकि सारे स्टूडेंट्स गारंटीड NTA एंट्रेंस टेस्ट में क्वालिफाई कर सके एंड उनका जो रिसर्च मेथडोलॉजी का जो सेक्शन है ओके वो काफ़ी अच्छे से प्रिपेयर हो जाए। इस कोर्स में आपको फुल सिलेबस वीडियो लेक्चर्स हम प्रोवाइड करते हैं जिसमें थियरीज एंड MCQs दोनों के ऊपर भी लेक्चर सीरीज अवेलेबल है। आपको इसमें फुल सिलेबस नोट्स एंड मॉक टेस्ट हम प्रोवाइड करते हैं। सो बेसिकली नोट्स ये PDF फॉर्मेट में है विद इन वेरी इजी लैंग्वेज। आपको किसी और दूसरे रेफरेंस की यहाँ पे रेफ़र करने की ज़रूरत नहीं है। एंड मॉक टेस्ट में बेसिकली हम आप सभी को 400 MCQs प्रोवाइड करते हैं ताकि आप सारे स्टूडेंट्स एग्जैक्टली जैसे एग्जाम में आपको CBT मोड के थ्रू क्वेश्चंस पूछे जाएंगे जैसे आपकी स्क्रीन रहती है, सो एग्जैक्टली उसी प्रकार ये मॉक टेस्ट रहते हैं एंड अकॉर्डिंगली आप यहाँ पे रिवीजन कर पाते हो, प्रैक्टिस कर पाते हो। ओके, सो दिस विल बी रियली हेल्पफुल एज वेल। आपको इसमें 1500 से भी ज़्यादा MCQs रिवीजन PDF प्लस PYQs का PDF हम प्रोवाइड करते हैं जिसमें आपकी जो सारी तैयारियां है वो काफ़ी अच्छे से हो जाती है। PYQs तो आपको ईच एंड एवरी ईयर एज इट इज़ पूछे जाते हैं रिपीटेटिवली। आप बाकी के स्टूडेंट्स के साथ भी डिस्कस कर सकते हैं कि इन्हीं PDF में से उनको ज़्यादातर टू से 70% या फिर उससे भी ज़्यादा क्वेश्चंस उनको इन्हीं PDF में से पूछे थे NTA PhD एंट्रेंस टेस्ट में। ओके, सो अगर आप रिवीजन कोर्स को परचेस करना चाहते हैं देन इधर आप ग्लोबल ऑनलाइन ऐप डाउनलोड कीजिए फ्रॉम द प्ले स्टोर, जिसके लिए मैंने लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप सभी के साथ शेयर की है, या फिर आप इनमें से किसी भी व्हाट्सएप नंबर पर जाकर व्हाट्सएप थ्रू ओनली मुझे कॉन्टैक्ट करके इंक्वायरी जो है वो कर सकते हैं। कोर्स की फ़ीस है सिर्फ 699 एंड इनकम फीस में हम सारे स्टूडेंट्स की गारंटीड सिलेक्शन जो है वो कर देते हैं, दैट टू 100% बिकॉज आपकी उतनी तैयारियाँ हम कर देते हैं। ओके, सो नाउ लेट अस बिगिन। सो अकॉर्डिंग टू द स्टूडेंट्स जैसे कि आप सभी को पता है ये जो एंट्रेंस एग्ज़ाम है NTA की फॉर PhD ये बेसिकली 2 सेक्शंस में डिवाइडेड है। उनमें से एक सेक्शन जो है वो रिसर्च मेथडोलॉजी है एंड सेकेंड सेक्शन इज़ योर कंसर्न रिसर्च पेपर। ओके, मतलब आपका जो कंसर्न रिसर्च का टॉपिक होता है, जो सब्जेक्ट होता है, उसके लिए आपको यहाँ पे क्वेश्चंस 50 MCQs आपको यहाँ पे पूछे जाएंगे एंड RM से 50 MCQs, राइट। सो RM में बेसिकली आपको स्टैटिस्टिक्स के भी काफ़ी क्वेश्चंस पूछे गए थे एज वेल इसमें कुछ जनरल एप्टीट्यूड के भी क्वेश्चंस थे। ओके, सो जनरल एप्टीट्यूड बेसिकली ये सारे स्टूडेंट्स आसानी से सॉल्व कर पाते हैं बिकॉज इसमें ज़्यादा कुछ डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस पूछते नहीं है। सो रही हुई बात है कि स्टैटिस्टिक्स एंड RM की। ओके, RM यानी कि रिसर्च मेथडोलॉजी, तो इन दोनों में भी आपको काफ़ी अच्छे से प्रिपरेशन करना है एंड हम सभी ने वो किया। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के मुझे मैसेजेस भी आए थे कि मैम हमें काफ़ी कुछ वही क्वेश्चंस मिले जो हमने देखे थे, जो आपने सिखाए थे। ओके, सो दैट विल बी रियली वेरी गुड एंड हेल्पफुल, बट स्टिल आज का जो सेशन है ये वाला, सो दिस इज़ सोनली फॉर दो स्टूडेंट्स उनकी एग्ज़ाम अभी रह गई है, जो सारे स्टूडेंट्स कल एग्ज़ाम देंगे। ओके, सो फॉर यू स्टूडेंट्स इसमें बेसिकली आपको मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी पे ज़्यादा फोकस करना है, जैसे कि मीन, मीडियन, मोड, इसके ऊपर आपको क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। स्टैंडर्ड डेविएशन, सैम्पलिंग टेक्निक्स, मेथड्स ऑफ रिसर्च। सो मेथड्स ऑफ रिसर्च में बेसिकली आपको क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव जो मेथड्स रहते हैं एंड उनके सब टाइप्स रहते हैं उनके ऊपर आपको पूछेंगे। APA स्टाइल बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टैटिस्टिक्स में काफ़ी कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस पूछेंगे।
हाइपोथेसिस में बेसिकली गुड हाइपोथेसिस क्या होता है, टाइप 1 एरर, टाइप 2 एरर, इसके बारे में पूछा था। सो ये भी आपको काफ़ी अच्छे से करके जाना है। काफ़ी स्टूडेंट्स अभी भी टाइप 1 एरर एंड टाइप 2 एरर के बीच में कंफ्यूज हो जाते हैं। सो लेट मी क्लियर दिस वंस अगेन। टाइप 1 एरर जो है ये आती है जब आपका जो नल हाइपोथेसिस होता है, ओके, दिस नल हाइपोथेसिस इज बेसिकली ट्रू बट स्टिल आप अगर उसे रिजेक्ट करते हो, सो इन दैट सिचुएशन टाइप 1 एरर आती है। एंड टाइप 2 एरर आती है जब नल हाइपोथेसिस ये फॉल्स होता है बट स्टिल हम उसे एक्सेप्ट करते हैं। ओके, सो जस्ट रिमेंबर दिस ऑलवेज। टेस्ट, रीटेस्ट एंड रिग्रेशन के ऊपर काफ़ी कुछ क्वेश्चंस थे, एज वेल न्यूमेरिकल क्वेश्चंस थे, मतलब जैसे कि मीन को कैलकुलेट करना है आपको, मीडियन को करना है, मोड को करना है, स्टैंडर्ड डेविएशन को आपको कैलकुलेट करना है, एक्सेट्रा। सो ये भी आपको करके जाना है। ओके, सो लेट अस सी सम हाउ द नोट्स। सो सबसे पहले हम एपीए स्टाइल के बारे में देखते हैं। सो एपीए स्टाइल ये तो हमने पहले भी देखा था, जिसका फुल फॉर्म है अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन। ओके, सो ये जो एपीए स्टाइल है ये बेसिकली 1929 में पब्लिश हुई थी। ये ईयर भी आपको याद रखना है बिकॉज कई स्टूडेंट्स ने बोला था कि मैम ईयर के बारे में भी पूछा था। सो फॉर एग्जाम्पल अगर आपने बुक में से किसी भी रेफरेंस को सिलेक्ट किया है, रेफ़र किया है, सो अगर आपको उसे यहाँ पे रेफ़र करना है अकॉर्डिंग टू द एपीए स्टाइल, तो उसमें आप सबसे पहले लिखोगे ऑथर का सरनेम, देन ऑथर के नाम के जितने भी इनिशियल्स होते हैं वो आप यहाँ पे लिखोगे। जैसे कि मेरा नाम है गौरी, ओके, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगी, सिर्फ जी लिखूंगी एंड यहाँ पे मेरा सरनेम आएगा। सो एज इट इज़ आपको ऐसे लिखना है, जहाँ पे फुल स्टॉप है वहाँ पे आपको फुल स्टॉप देना है, जहाँ पे कॉमा है वहाँ पे आपको कॉमा देना है। सो देन ब्रैकेट में आपको ईयर ऑफ पब्लिकेशन लिखना है। ओके, ब्रैकेट कंप्लीट होने के बाद उस बुक का टाइटल लिखना है एंड पब्लिशर का नाम लिखना है, देन उसके बाद अगेन फुल स्टॉप है। देखो आफ्टर द ब्रैकेट कंप्लीशन यहाँ पे आगे कहीं भी किसी भी प्रकार का फुल स्टॉप नहीं है, ओके, कोई भी कॉमन नहीं है, एट द एंड ओनली देयर इज फुल स्टॉप। सो अकॉर्डिंगली आपको इस तरीके के क्वेश्चंस पूछेंगे। सो बेसिकली क्या करेंगे वो आपको 4 ऑप्शंस देंगे एंड उन 4 ऑप्शंस में बेसिकली एपीए स्टाइल के थ्रू रेफरेंसेस लिखे हुए रहेंगे एंड उनमें से आपको चूज़ करना है कि इनमें से कौन सा सही रेफरेंस लिखा है अकॉर्डिंग टू द एक्यूरेट एपीए स्टाइल। सो आपको ये बस याद रखना है एंड आप अकॉर्डिंगली इसे प्रैक्टिस आउट भी कर सकते हो बाय सॉल्विंग डिफरेंट एमसीक्यूज, जो कि हमने पहले भी देखा था। अगर आपका रिसर्च जो है सोर्स वो बेसिकली जर्नल आर्टिकल के थ्रू है, देन उसमें बेसिकली आपको क्या करना है, ऑथर का सरनेम कॉमा इनिशियल्स डॉट ईयर ऑफ पब्लिकेशन ब्रैकेट में, देन टाइटल ऑफ द आर्टिकल, टाइटल ऑफ जर्नल, वॉल्यूम नंबर, इशू नंबर ब्रैकेट में। कई जर्नल आर्टिकल जब भी आप रेफर करते हो देन उसमें बेसिकली इशू नंबर भी लिखा हुआ होता है, बट दिस इज एक्चुअली नॉट ऑलवेज मैंडेटरी, बट कभी कभी होता है। देन कॉमा, देन पेज नंबर, देन फुल स्टॉप। ओके, नेक्स्ट अगर वेबसाइट से कोई भी आपने रेफ़र किया है देन उसमें भी यही होगा, ऑथर का सरनेम कॉमा इनिशियल्स डॉट ब्रैकेट में ईयर ऑफ पब्लिकेशन और लास्ट अपडेट। देखो ये वेबसाइट है सो इसका लास्ट अपडेट भी हो सकता है, राइट। देन ब्रैकेट कंप्लीट होने के बाद टाइटल ऑफ पेज, वेबसाइट नेम, यूआरएल। ओके फाइन। एडिटेड बुक अगर है तो एडिटर सरनेम कॉमा इनिशियल्स। देखो यहाँ पे इनिशियल्स के बाद में फुल स्टॉप नहीं है, जस्ट क्लियर आउट दिस थिंग्स। देन ब्रैकेट में आपको एज इट इज ईडी लिखना है। ओके जैसे कि मैंने यहाँ पे ईडी लिखा है, सो एज इट इज आपको यहाँ पे ईडी लिख के फुल स्टॉप देना है। देन ब्रैकेट कंप्लीट करने के बाद अगेन फुल स्टॉप देना है। देन ईयर ऑफ पब्लिकेशन ब्रैकेट में आएगा, फुल स्टॉप, टाइटल ऑफ द बुक, फुल स्टॉप, पब्लिशर, फुल स्टॉप। सो एज इट इज सब कुछ एज इट इज लिखना है। ओके चैप्टर इन एन एडिटेड बुक, ऑथर सरनेम कॉमा इनिशियल्स, फुल स्टॉप, ब्रैकेट में ईयर ऑफ पब्लिकेशन, फुल स्टॉप, टाइटल ऑफ चैप्टर, फुल स्टॉप, इन इनिशियल्स, एडिटर सरनेम। देखो यहाँ पे जहाँ पे भी मैंने यहाँ पे ईडी लिखा है, ओके वो आपको एज इट इज लिखना है। टाइटल ऑफ बुक यहाँ पे जैसे कि मैंने पीपी लिखा है, सो एज इट इज यहाँ पे पीपी ऐसे ही लिखना है। देन यहाँ पे पेज नंबर जो भी कुछ होगा वो लिखना है। देन पब्लिशर। ओके इतना भी कुछ इन डेप्थ आपको पूछेंगे नहीं, बट दिस इज फॉर योर इन्फॉर्मेशन। सो बेसिकली जो जर्नल आर्टिकल होता है इसके ऊपर पूछते हैं, बुक अगर है तो उसके ऊपर पूछते हैं। ओके दैट्स इट। ओके दैट इज मोर इम्पॉर्टेंट।
नेक्स्ट है एमएलए स्टाइल, जिसका फुल फॉर्म है मॉडर्न लैंग्वेज एसोसिएशन। मॉडर्न लैंग्वेज एसोसिएशन का जो ये एमएलए स्टाइल है ये बेसिकली 1951 में पब्लिश हुआ था, एंड इसके रिगार्डिंग जो हैंडबुक था वो बेसिकली 1977 में पब्लिश हुआ था। सो इसमें अगर आपको लिखना है देन ऑथर का सरनेम, कॉमा इनिशियल्स, टाइटल ऑफ बुक, पब्लिशर, कॉमा पब्लिकेशन ईयर। सो इफ़ यू सी हियर, यहाँ पे किधर भी ब्रैकेट नहीं है जैसे कि एपीएस स्टाइल में था। सो अकॉर्डिंगली आप पहचान सकते हैं कि वेदर इट इज़ एमएलए स्टाइल और एपीएस स्टाइल। ओके, जर्नल आर्टिकल में भी एग्जैक्टली वही है। ऑथर सरनेम, इनिशियल्स, देखो यहाँ पे टाइटल ऑफ आर्टिकल अगर आपको लिखना है देन वो आपको यहाँ पे इस तरीके से लिखना है। ओके, आपको यहाँ पे कहीं भी ब्रैकेट देना नहीं है जैसे कि एपीए में था। देन टाइटल ऑफ जर्नल, कॉमा वॉल्यूम नंबर, कॉमा इशू नंबर, कॉमा पब्लिकेशन ईयर, कॉमा पेज नंबर। एडिटेड बुक के लिए एडिटर्स सरनेम, इनिशियल्स, एडिटर, टाइटल ऑफ बुक, पब्लिशर, कॉमा पब्लिकेशन ईयर। ओके, शिकागो मैनुअल ऑफ स्टाइल, ये भी बहुत पुरानी मैनुअल ऑफ स्टाइल है। ओके, एंड इसे बेसिकली 1906 में पब्लिश किया गया था। इसमें भी देखो बुक के लिए ऑथर सरनेम, कॉमा इनिशियल्स, टाइटल ऑफ बुक, पब्लिशर, पब्लिकेशन ईयर। जर्नल आर्टिकल में ऑथर सरनेम, इनिशियल्स, टाइटल ऑफ आर्टिकल, टाइटल ऑफ जर्नल, वॉल्यूम नंबर, नंबर इशू। जैसे कि देखो यहाँ पे मैंने नंबर मेंशन किया है ना, सो एज इट इज़ आपको नंबर ऐसा वर्ड एज इट इज़ लिखना है। ओके, इशू नंबर, पब्लिकेशन ईयर, पेज नंबर। ओके, सो इफ़ यू सी हियर शिकागो मैनुअल ऑफ स्टाइल एंड एपीएस स्टाइल, ये दोनों भी सिमिलर है, इसमें ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है, बट स्टिल जब भी आप यहाँ पे लिखते हो देन यहाँ पे आपने ब्रैकेट दिया नहीं है, बट एपीए में आप देते हो। ओके, जैसे कि यहाँ पे पब्लिकेशन ईयर में ब्रैकेट है तो एपीए में भी था। ओके, एडिटेड बुक, एडिटर सरनेम, इनिशियल्स, एडिटर, टाइटल ऑफ बुक, पब्लिशर, पब्लिकेशन ईयर। एक्सक्यूज मी। तो आपको एग्जैक्टली एज इट इज़ आपको प्रैक्टिस करना है। आप गूगल पे जाके काफ़ी कुछ रेफरेंसेस को देख सकते हो, अकॉर्डिंगली यू कैन इमेजिन और गेस कि ये कौन सा स्टाइल है, वेदर इट इज़ एपीएल, एमएलए, शिकागो एक्सेट्रा। ये तीन जो स्टाइल्स मैंने यहाँ पे मेंशन किए, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इनके ऊपर हमेशा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एंड पूछे भी है। ओके, सो अब हम कुछ टर्म्स देखते हैं जो हम एकेडमिक राइटिंग में यूज़ करते हैं एंड इसके ऊपर भी आपको क्वेश्चंस पूछे गए हैं एंड पूछेंगे। ओके, सो इसमें जो सबसे पहला है वो है एएल। एएल जिसका फुल फॉर्म है एंड अदर्स और जिसका मतलब है एंड अदर्स। ओके, ये आपको बस याद रखना है। ओके, सो जब भी देखो ऑथर के नाम बहुत ज़्यादा होते हैं एक ही साइटेशन में, ओके, देन हम एएल का इस्तेमाल करते हैं इंस्टेड ऑफ राइटिंग द नेम्स ऑफ ऑल द ऑथर्स। फॉर एग्जांपल अगर मैंने कोई भी रेफरेंसेस को यहाँ पे रेफ़र किया है एंड उस रेफरेंस बेसिकली ये एक रिसर्च आर्टिकल है एंड उसके ऑथर्स बहुत ज़्यादा है, ओके, 3-4 है, तो मैं सारे ऑथर्स के नाम यहाँ पे लिखूंगी नहीं, मैं सिर्फ एक ही ऑथर का नाम लिखूंगी एंड उसके बाद में एएल लिखूंगी, मतलब एंड अदर्स। ओके, ये इसका मतलब होता है। नेक्स्ट शॉर्ट टर्म दैट वी यूज इज आईबीड। ओके, आईबीड का फुल फॉर्म है आईबी डैम, जिसका मतलब है इन द सेम प्लेस, इन द सेम प्लेस। ओके, सो ये हम यूज़ करते हैं जब भी हमें रिपीटेटिवली साइटेशंस को लिखना पड़ता है। ओके, जब भी हम साइटेशंस को रिपीट करते हैं तो आईबीड लिखा हुआ होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास 3 फुटनोट्स है जिसमें हमें सिर्फ एक ही सोर्स को साइट करना है, देन उसमें हम आईबीड यूज़ करेंगे। सो सबसे पहले फुटनोट में हम उस साइटेशन को पूरा लिखेंगे, देन सेकेंड फुटनोट में हम सिर्फ आईबीड लिखेंगे एंड थर्ड फुटनोट में भी हम आईबीड लिखेंगे। अगर हम उस साइटेशन का कुछ दूसरा हिस्सा रेफ़र कर रहे हैं देन उसमें बेसिकली आईबीड के बाद हम उस पेज नंबर का नाम लिखेंगे उस साइटेशन में से। ओके, नेक्स्ट इज लोक सीट। ओके, लोक सीट, सो यहाँ पे लोक सीट का मतलब होता है इन द प्लेस साइटेड, इन द प्लेस साइटेड। ओके, सो ये हम यूज़ करते हैं जब भी हमें
एग्जैक्टली सेम पार्ट जो है सोर्स का वो एज इट इज़ फिर से लिखना होता है इन एज इट इज़ इन प्रीवियस साइटेशन जो हमने लिखा हुआ होता है. एंड दैट्स वाई अगर हमें साइटेशंस को रिपीट करना होता है देन इन दैट सिचुएशन लोग सीट को लिखते हैं. बट देयर इज़ डिफरेंस, जब भी हमें एग्जैक्टली वही सेम पार्ट को फिर से लिखना होता है ऑफ दैट पर्टिकुलर सोर्स देन हम लोग सीट को यूज़ करेंगे. एंड दैट्स वाई लोग सीट में कभी भी पेज नंबर्स हम यूज़ नहीं करते, मतलब लिखते नहीं है, बिकॉज हमें वही फिर से लिखना होता है, वही एग्जैक्ट द सिमिलर पार्ट. ओके, देन फोर्थ इज नथिंग बट व्हाट, ऑपोजिट. ओके, ऑपोजिट. ऑपोजिट का मतलब होता है इन द वर्क साइटेड, इन द वर्क साइटेड. ओके, इसमें बेसिकली क्या होता है कि फॉर एग्जाम्पल आपने पहले कुछ सोर्स को साइट किया है एंड उस सोर्स में से आपको कुछ दूसरा हिस्सा फिर से रिपीट करना है, फिर से लिखना है, देन इन दैट सिचुएशन आप ऑपोजिट को यूज़ करेंगे. ओके, एंड दैट्स वाई ऑपोजिट में हमेशा पेज नंबर्स लिखे जाते हैं. सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन ऑपोजिट एंड लोग सीट. एंड आईबीड एंड लोग सीट एंड ऑपोजिट में भी डिफरेंस है. लोग सीट एंड ऑपोजिट दोनों में भी बेसिकली एक ही पेज पे रेफरेंसेस हमें रिपीट अगर लिखने होते हैं देन हम इन दोनों का भी यूज़ करते हैं. ओके, बट आईबीड यूज़ करते हैं जब फॉर एग्जाम्पल प्रीवियस फुटनोट में या फिर उससे भी प्रीवियस फुटनोट में अगर सिमिलर साइटेशन को हमें रिपीटेटिवली लिखना होता है तब. ओके, सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस. एंड लोग सीट एंड ऑपोजिट का भी डिफरेंस आपको समझ में आ गया होगा. लोग सीट में अगर हमें एग्जैक्टली वही पार्ट है सोर्स का उसे अगर फिर से लिखना होता है देन इन दैट सिचुएशन वी यूज़ इट एंड दैट्स वाई उसमें हम पेज नंबर्स यूज़ नहीं करते हैं. बट ऑपोजिट में अगर हमें दूसरा कोई हिस्सा ओके रेफ़र करना होता है देन वी यूज़ दैट, बट इसमें दैट्स वाई हम पेज नंबर्स यूज़ करते हैं. सो बेसिकली इन बोथ लोग सीट एंड ऑपोजिट ओके अगर आपने फॉर एग्जाम्पल रिपीट साइटेशन लिखने के बाद कुछ और दूसरा साइटेशन लिखा है ओके देन उसके बाद फिर से अगर आपको वही प्रीवियस साइटेशन को रिपीट करना होता है देन इन दैट सिचुएशन कभी कभी हम ऑथर का सरनेम लिखते हैं ताकि रीडर को समझ में आ जाए कि एग्जैक्टली हम किस साइटेशन के बारे में बोल रहे हैं, किस साइटेशन को हमने रिपीट किया है. ओके, आई होप ये आपको क्लैरिफाई हो गया होगा. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. इसके ऊपर हमेशा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एंड पूछे गए हैं. दैट्स वाई ये आपको करके जाना है. एएल क्या है, आईबीड क्या है, लोग सीट, ऑपोजिट एंड उसके ऊपर के जितने भी सारे एमसीक्यूज हमने पहले देखे हैं वो भी आपको प्रिपेयर करके जाना है. ओके, नाउ लेट अस सी अबाउट पैरामेट्रिक एंड नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट. जैसे कि मैंने आप सभी को बताया स्टैटिस्टिक से काफ़ी क्वेश्चंस पूछे थे. सो उनमें से एक महत्वपूर्ण हिस्सा है पैरामेट्रिक एंड नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट. इसके ऊपर भी काफ़ी कुछ क्वेश्चंस आपको पूछे थे. सो लेट अस सी पैरामेट्रिक टेस्ट क्या होता है. सो पैरामेट्रिक टेस्ट में बेसिकली जो डेटा होता है दिस इज इन एब्सोल्यूट नंबर देन रैंक्स. मतलब एब्सोल्यूट नंबर्स होते हैं, होल नंबर्स 1 2 3 एक्सेट्रा. ओके, बट एग्जैक्टली अपोजिट इसमें होता है बेस्ड ऑन रैंक्स ऑफ ऑब्जर्वेशन. सो यहाँ पे ऑब्जर्वेशन के रैंक्स होते हैं, फर्स्ट रैंक, सेकेंड रैंक, थर्ड रैंक एक्सेट्रा, गुड, बैड, मीडियम, लाइक दैट. ऑपरेट्स अंडर सर्टन कंडीशंस सच एज डिस्ट्रीब्यूशन शुड बी नॉर्मल. तो यहाँ पे हमेशा डेटा डिस्ट्रीब्यूशन ये नॉर्मल ही होना चाहिए. ओके, नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट में ऐसा कुछ होता नहीं है, कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन पॉपुलेशन का यहाँ पे हम अज्यूम नहीं करते. इट डज नॉट डिपेंड ऑन एनी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन. डील्स विथ लार्ज सैम्पल साइजेस. सो इसमें हमेशा लार्ज सैम्पल साइजेस होते हैं. डील्स विथ स्मॉल सैम्पल साइजेस. अजम्पशन इज डन ऑन पॉपुलेशन पैरामीटर्स. जैसे कि फॉर एग्जाम्पल है मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन. इसमें कोई भी अजम्पशन होता नहीं है. फॉर एग्जाम्पल देखिए पैरामेट्रिक टेस्ट के टी टेस्ट, जेड टेस्ट, मल्टीपल रिग्रेशन, टू वे अनोवा एक्सेट्रा. नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट के एग्जाम्पल्स देखिए काई स्क्वायर टेस्ट, क्रुस्कल वैलीज टेस्ट, मेडियन, विल्कॉक्सॉन मैच्ड पेयर्स, साइन रैंक्स टेस्ट एक्सेट्रा. ओके, इसके ऊपर भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि कौन सा पैरामेट्रिक है, कौन सा नॉन पैरामेट्रिक है. ओके ओके, नाउ लेट अस सी इन डिटेल अबाउट पैरामेट्रिक टेस्ट. टी टेस्ट जो है ये पैरामेट्रिक है जिसे कहते हैं स्टूडेंट्स टी टेस्ट बिकॉज ये स्टूडेंट्स टी डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर डिपेंड रहता है.
Okay, test the significance of the difference of the mean values when the sample size is small. जब sample size small होती है basically less than 30, then in that situation t test को हम use करते हैं and इसमें basically दो groups रहते हैं and दोनों ही groups को compare करने के लिए उनके mean के differences को हम यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं. ओके, मीन 1 एंड मीन 2. अजम्पशंस देखिए क्या है. पॉपुलेशन शुड बी नॉर्मल, मतलब पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन शुड बी नॉर्मल. सैम्पल्स आर रैंडम एंड इंडिपेंडेंट. सैम्पल साइज इज स्मॉल. पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन इज अननोन. इक्विवेलेंट टू द मैन विटनी यू टेस्ट, मतलब अगर किसी भी सिचुएशन की वजह से हम टी टेस्ट नहीं कर पाते देन इंस्टेड ऑफ डूइंग टी टेस्ट हम मैन विटनी यू टेस्ट करेंगे, जो कि एक नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट है. ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है कि टी टेस्ट का नॉन पैरामीट्रिक इक्विवेलेंट क्या है. वो है मैन विटनी यू टेस्ट, बिकॉज इसके ऊपर भी क्वेश्चंस पूछते हैं कि इसका ऑल्टरनेटिव बताओ, उसका ऑल्टरनेटिव बताओ, एक्सेट्रा. ओके, नेक्स्ट देखिए, वन सैम्पल टी टेस्ट एक उसका टाइप है जिसमें हम सैम्पल मीन को पॉपुलेशन मीन के साथ कंपेयर करते हैं. ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज इसके ऊपर भी क्वेश्चंस पूछते हैं. ओके, इसका फॉर्मूला देखिए, टी इज इक्वल टू एक्स बार माइनस म्यू अपॉन एस अपॉन अंडर रूट एन. सो यहाँ पे एक्स का मतलब होता है सैम्पल मीन, म्यू है ये. ओके, नॉट यू, दिस इज म्यू. पॉपुलेशन मीन है वो. कैपिटल एन इज सैम्पल साइज, मतलब ये एन जो है दिस इज नथिंग बट सैम्पल साइज. एस इज स्टैंडर्ड डेविएशन. ओके, टू सैम्पल टी टेस्ट एक है जिसमें हम मीन्स को कंपेयर करते हैं ऑफ टू डिफरेंट सैम्पल्स. ओके, जिसका देखिए फॉर्मूला क्या है, टी इज इक्वल टू एक्स वन बार माइनस एक्स टू बार अपॉन अंडर रूट एस वन स्क्वायर अपॉन एन वन प्लस एस टू स्क्वायर अपॉन एन टू, वेयर एक्स वन इज सैम्पल मीन ऑफ द फर्स्ट ग्रुप, x2 is sample mean of the second group, s1 is sample 1 standard deviation, s2 is sample 2 standard deviation, n is sample size. यहाँ पे कुछ नोट भी मैंने लिखा है. वैल्यू ऑफ द टेस्ट स्टैटिस्टिक इज ग्रेटर दैन टेबल वैल्यू रिजेक्ट्स द नल हाइपोथेसिस. अगर टू सैम्पल टी टेस्ट करने के बाद आपको टेस्ट स्टैटिस्टिक की वैल्यू टेबल वैल्यू से भी ज़्यादा मिलती है देन इन दैट सिचुएशन आप नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करोगे. वैल्यू ऑफ द टेस्ट स्टैटिस्टिक इज लेस दैन टेबल वैल्यू, डू नॉट रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस. एंड ये तो आपको पता है कि जब भी हम नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करते हैं देन ऑब्वियसली हम ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट करते हैं. ओके, नाउ लेट अस सी अबाउट जेड टेस्ट. सो जेड टेस्ट एंड टी टेस्ट में डिफरेंस है बिकॉज जेड टेस्ट हम यूज़ करते हैं जब पॉपुलेशन साइज 30 से भी ज़्यादा होती है एंड जब हमें पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन पता होता है. ओके, सो डिटर्मिन वेदर द मीन्स आर डिफरेंट व्हेन द पॉपुलेशन वेरिएंस इज नोन एंड सैम्पल साइज इज लार्ज. एक्सक्यूज मी. अजम्पशंस देखिए, पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन इज नॉर्मल, samples are random and independent, sample size is large, population standard deviation is known. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. एंड इसमें दो टाइप आते हैं, वन सैम्पल जेड टेस्ट, कंपेयर अ सैम्पल मीन विद दैट ऑफ द पॉपुलेशन मीन, एंड टू सैम्पल जेड टेस्ट में कंपेयर द मीन्स ऑफ टू डिफरेंट सैम्पल्स. ओके, वन सैम्पल जेड टेस्ट का फॉर्मूला देखिए, जेड इज इक्वल टू एक्स बार माइनस म्यू अपॉन सिग्मा अपॉन अंडर रूट एन. सो यहाँ पे सिग्मा का मतलब होता है स्टैंडर्ड डेविएशन. ओके, टू सैम्पल जेड टेस्ट, जेड इज इक्वल टू एक्स वन बार माइनस एक्स टू बार अपॉन अंडर रूट सिग्मा वन स्क्वायर अपॉन एन वन प्लस सिग्मा टू स्क्वायर अपॉन एन टू. ओके, नाउ लेट अस सी एफ टेस्ट. देखो हमने एफ टेस्ट के बारे में भी बहुत बार पढ़ा है. ओके, ये भी बहुत आईएमपी है, इसके ऊपर भी काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. ओके, दिस इज बेसिकली बेस्ड अपॉन स्नीडेकोर एफ डिस्ट्रीब्यूशन. ये टेस्ट करता है फॉर व्हाट, फॉर द नल हाइपोथेसिस दैट टू नॉर्मल पॉपुलेशंस हैव द सेम वेरिएंस और नॉट. ये कंपेयर करता है इक्वालिटी ऑफ सैम्पल वेरिएंसेस को, रेशो ऑफ टू वेरिएंसेस यहाँ पे हम लेते हैं एंड अकॉर्डिंगली हमें एफ टेस्ट की वैल्यू यहाँ पे मिलती है. यूज टू टेस्ट ओवरऑल सिग्निफिकेंस फॉर अ रिग्रेशन मॉडल, कंपेयर द फिट्स ऑफ डिफरेंट मॉडल्स, टेस्ट इक्वालिटी ऑफ मीन्स. अजम्पशंस देखिए क्या है, पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन ये नॉर्मल होना चाहिए, सैम्पल्स आर रैंडमली सिलेक्टेड एंड आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर.
सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि एफ टेस्ट ये हम अनोवा में यूज़ करते हैं. ओके, सो अनोवा हम आगे देखेंगे. सो ये आपको हमेशा याद रखना है, एफ टेस्ट ये अनोवा में यूज़ की जाती है. या एफ इज़ वॉट, S1 स्क्वायर अपॉन S2 स्क्वायर. यहाँ पे एस का मतलब होता है स्टैंडर्ड डेविएशन, बिकॉज यहाँ पे हम वेरिएंसेस का रेशो लेते हैं. ओके, S2 इज इक्वल टू समेशन ऑफ n where I is equal to 1 under bracket x1 minus x bar bracket square upon n minus 1. So this is basically the formula of what? This is basically the formula of what? This standard deviation का formula है. Okay. See ANOVA. Yeah. ANOVA means analysis of variance. This is very important concept. इसके ऊपर हमेशा क्वेश्चन पूछा ही जाता है. This is the extension of t test and z test. Test the significance of the differences in the mean values among more than 2 sample groups. जब भी आपको दो से भी ज़्यादा सैम्पल ग्रुप्स को कंपेयर करना होता है, देन इन दैट सिचुएशन अनोवा यूज़ किया जाता है, जहाँ पे हम इन ग्रुप्स के मीन वैल्यूज़ को मैग्नीट्यूड करते हैं एंड अकॉर्डिंगली देखते हैं कि वेदर देयर आर डिफरेंसेस और नॉट. Uses F test to statistically test the equality of means and the relative variance between them. जैसे कि मैंने आपको बोला, F test ये अनोवा में यूज़ की जाती है. Assumptions देखिए, population distribution should be normal always, samples are random and independent, homogeneity of sample variance, one way ANOVA and two way ANOVA are the types of these. Okay. F statistic, variance between the sample means upon variance within the sample. Okay. अब देखिए नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट. सो इनमें से सबसे पहला है काई स्क्वायर टेस्ट. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज काई स्क्वायर के ऊपर हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं. सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपको करके ही जाना है. ओके, इसमें बेसिकली हम टेस्ट ऑफ गुडनेस ऑफ फिट करते हैं, ये हमने देखा था. हम टेस्ट ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ टू वेरिएबल्स भी यहाँ पे करते हैं. गुडनेस ऑफ फिट का मतलब क्या होता है कि बेसिकली हम देखते हैं कि सेट ऑफ ऑब्जर्व्ड एंड दोज एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज आर डिफरेंट और दे आर सेम थियोरेटिकली. सो हम कंपेयर करते हैं एक्सपेक्टेड एंड ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसीज को उसके लिए. ओके, ग्रेटर द डिफरेंस, ओके, काई स्क्वायर वैल्यू इज ऑल्सो ग्रेटर. डिटर्मिन्स वेदर अ पर्टिकुलर डिस्ट्रीब्यूशन फिट्स द ऑब्जर्व डेट और नॉट. ओके, कंडीशंस देखिए क्या है. रैंडमली कलेक्ट एंड रिकॉर्ड द ऑब्जर्वेशंस. ऑल द एंटाइटीज मस्ट बी इंडिपेंडेंट. नो वन ऑफ द ग्रुप्स should contain very few items. Overall number of items should be large. So इसका फॉर्मूला देखिए. Actually this is the symbol of chi-square test which is equal to summation of O minus E bracket square upon E. यहाँ पे O का मतलब होता है observed frequencies and E का मतलब होता है expected frequencies. Okay, this is very easy. Mann-Whitney U test देखिए which is also what? नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट. एंड हमने देखा था कि अगर हम टी टेस्ट नहीं कर पाते हैं देन इन दैट सिचुएशन हम मैनी-विटनी यू टेस्ट करते हैं. इट इन्वेस्टिगेट वेदर टू इंडिपेंडेंट सैम्पल्स वर सिलेक्टेड फ्रॉम अ पॉपुलेशन हैविंग सेम डिस्ट्रीब्यूशन और नॉट. बेस्ड ऑन द कंपैरिजन ऑफ एवरी ऑब्जर्वेशन इन द फर्स्ट सैम्पल विथ एवरी ऑब्जर्वेशन इन द अदर सैम्पल. टेस्ट स्टैटिस्टिक इज़ यू. तो यहाँ पे यू से हम सिम्बलाइज करते हैं इस टेस्ट को. मैक्सिमम वैल्यू ऑफ यू इज़ n इंटू n2 एंड मिनिमम वैल्यू इज़ 0. सो यू की जो मैक्सिमम वैल्यू है ये n1 इंटू n2 होती है एंड मिनिमम वैल्यू है 0 होती है. सो इसका फॉर्मूला देखिए, u1 इज इक्वल टू r1 माइनस n1 इन ब्रैकेट n1 प्लस 1 अपॉन 2. ओके, सो सिमिलरली U2 को भी अगर आपको यहाँ पे कैलकुलेट करना है देन उसे कैलकुलेट करने के लिए एग्जैक्टली वही यूज़ करोगे. U2 इज इक्वल टू R2 माइनस N2 इन ब्रैकेट N2 प्लस 1 अपॉन 2. ओके, बिकॉज यहाँ पे दो ग्रुप्स है. ओके, सो दो ग्रुप्स का आपको अलग अलग टेस्ट स्टैटिस्टिक यहाँ पे कैलकुलेट करना पड़ेगा. ओके, Kruskal-Wallis H test compares two or more independent samples of equal or different sample sizes. This is alternative to one-way ANOVA. अगर आप किसी भी वजह से one-way ANOVA नहीं कर पाते हो, which is a parametric test, then in that situation you will go for Kruskal-Wallis H test. Okay? Uses ranks, मतलब ये जो डेटा के रैंकिंग्स होते हैं वो आप यहाँ पे यूज़ करते हो. Does not assume the population normally distributed. एंड यहाँ का टेस्ट स्टैटिस्टिक है व्हाट H.
सो क्रुस्कल वैलिस एच टेस्ट में बेसिकली साइन टेस्ट भी आती है. ओके, नेक्स्ट. एंड जो विल्कॉक्सॉन हमने देखा था टेस्ट, ओके, ये भी इसी में आता है. प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग देखते हैं अब क्या है. इसके सैम्पलिंग टेक्निक में भी काफ़ी क्वेश्चंस आपको पूछे गए थे एंड पूछेंगे, सो ये तो आपको करके ही जाना है. सो इसका मतलब ये होता है कि एवरी आइटम इन द पॉपुलेशन हैज़ इक्वल चांस ऑफ बीइंग इंक्लूडेड इन सैम्पल. सभी के पास इक्वल चांसेस होते हैं टू गेट सिलेक्टेड, ओके, इन द स्टडी. Researchers use random number generated from computer program, freedom from bias. Okay, simple random sampling, ये उसका पहला टाइप है. Every case of population has an equal probability of inclusion in sample. इसका डिसएडवांटेज देखिए, आपको यहाँ पे कंप्लीट सैम्पलिंग फ्रेम लगेगी. कॉस्ट जो है ऑफ ऑब्टेनिंग द सैम्पल वो हाई हो सकती है कभी कभी. स्टैंडर्ड एरर्स ऑफ एस्टिमेटर्स वो भी कभी कभी हाई हो सकते हैं. ओके, second is systematic sampling. Every nth case after random start is selected. advantage ये है इसकी simplicity. ओके, every nth case को हम select करते हैं after random start is selected. मतलब जो हमारा पहला इंटरवल होता है, ओके, उसमें से हम randomly किसी भी पोजीशन के सैंपल को सिलेक्ट करते. सो फॉर एग्जांपल हमने रैंडमली 8th पोजीशन के सैंपल को सिलेक्ट किया है, देन आगे के सभी इंटरवल्स में हम वही 8th पोजीशन के सैंपल को ही सिलेक्ट करेंगे. ये इसका मतलब है. ओके, स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग देखिए. पॉपुलेशन इज डिवाइडेड इनटू सब ग्रुप्स एंड रैंडम सैंपल इज टेकन फ्रॉम ईच सब ग्रुप. यूज्ड व्हेन देयर इज वेरिएशन विद इन अ पॉपुलेशन. मतलब जब भी पॉपुलेशन ये हेट्रोजिनस होता है, इन दैट सिचुएशन वी यूज इट. पर्पस इज दैट एवरी सब ग्रुप इज एडिक्वेटली रिप्रेजेंटेड. ओके, क्लस्टर सैम्पलिंग देखिए. होल पॉपुलेशन इज डिवाइडेड इनटू क्लस्टर्स और ग्रुप्स, सेव्स टाइम एंड मनी. ओके, एंड जो मल्टी लेवल सैम्पलिंग है वो भी क्लस्टर सैम्पलिंग का ही सब टाइप है. एरिया सैम्पलिंग ये भी क्लस्टर सैम्पलिंग का ही सब टाइप है. ओके, या मल्टी स्टेज सैम्पलिंग जो कि मैंने आपको बोला. प्रोसेस ऑफ मूविंग फ्रॉम ब्रॉड टू नैरो सैम्पल यूजिंग स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस. ओके, ये सब टाइप है क्लस्टर सैम्पलिंग का. नाउ लेट अस सी अबाउट नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग. Clear rationale is needed for inclusion of individuals rather than random selection of samples. तो यहाँ पे random selection होता नहीं है samples का. ओके, कोटा सैम्पलिंग देखिए, इसका ही सब टाइप है और एग्जाम्पल है. Participants are chosen on basis of predetermined characteristics so that total sample will have same distribution of characteristics as wider population. ओके, सो यहाँ पे हम participants को select करते हैं दैट टू बेसिस ऑफ वॉट देयर प्री डिटर्मिन कैरेक्टरिस्टिक्स, ताकि जो भी कुछ सैम्पल्स हम सिलेक्ट करते हैं उनमें वही कैरेक्टरिस्टिक्स है जो हमें पॉपुलेशन में दिखाई देती है. स्नोबॉल सैम्पलिंग uses few cases to help encourage other cases to take part in study, used in small population that are difficult to access due to their closed nature. स्नोबॉल सैम्पलिंग हम यूज़ करते हैं जब भी हमारे पास काफ़ी कम पार्टिसिपेंट्स होते हैं, बिकॉज ऐसे पार्टिसिपेंट्स बेसिकली रिसर्च में यू कैन से पार्टिसिपेट नहीं करना चाहते बिकॉज उनका क्लोज नेचर है, कुछ सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है उसकी वजह से. एंड दैट्स वाई स्नोबॉल सैम्पलिंग को हम चेन रेफरल सैम्पलिंग भी कहते हैं. एंड इसके ऊपर आपको क्वेश्चंस पूछा है. ओके, JNU में पूछा था इसके ऊपर क्वेश्चन, तो ये आपको याद रखना है. ओके, कन्वीनियंस सैम्पलिंग, सिलेक्टिंग पार्टिसिपेंट्स बिकॉज दे आर रेडीली एंड ईजीली अवेलेबल, इनएक्सपेंसिव एंड ईजी. सो ये बेसिकली रिसर्चर के कन्वीनियंट के अकॉर्डिंग है, उसको जो भी बात कन्वीनियंट लगती है सो अकॉर्डिंगली वो वही सैम्पल को सिलेक्ट करता है. दैट्स इट. पर्पजिव सैम्पलिंग जिसे हम जजमेंटल सैम्पलिंग भी कहते हैं, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. इसके ऊपर भी क्वेश्चन पूछा था कि पर्पजिव सैम्पलिंग का दूसरा नाम बताओ. ओके, जो क्या है जजमेंटल सैम्पलिंग. स्ट्रैटेजी इन विच particular settings, persons or events are selected deliberately in order to provide important information so that cannot be obtained from other choices. तो यहाँ पे एक पर्टिकुलर पर्पस होता है, उस पर्पस की वजह से उन्हीं पर्सनस को, उन्हीं इवेंट्स को वो रिसर्चर डेलिबरेटली एक्सेप्ट कर लेता है उसके रिसर्च स्टडी में. ओके, तो यहाँ पे देखिए मैंने टेक्निक मेंशन किए हैं, उसकी स्ट्रेंथ एंड उसके वीकनेस भी मेंशन किए. इफ़ यू सी हियर
कन्वीनियंस सैम्पलिंग, देन उसके स्ट्रेंथ है ये लिस्ट एक्सपेंसिव है, लिस्ट टाइम कंज्यूमिंग है एंड मोस्ट कन्वीनियंट भी है। वीकनेस है कि इसमें सिलेक्शन बायस होते हैं। सैम्पल नॉट रिप्रेजेंटेटिव, नॉट रिकमेंडेड बाय डिस्क्रिप्टिव और कॉजल रिसर्च। जजमेंट सैम्पलिंग अगर देखोगे लो कॉस्ट है, कन्वीनियंट है, नॉट टाइम कंज्यूमिंग, आइडियल फॉर एक्सप्लोरेटरी रिसर्च डिज़ाइन, डज नॉट अलाउ जनरलाइजेशन एंड ये सब्जेक्टिव भी है। यहाँ पे सब्जेक्टिव का मतलब यही होता है कि सिलेक्शन बायस। ओके, ज़्यादातर नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक में सिलेक्शन बायस होता ही है, जो आपको सभी जगह पे दिखाई देगा। कोटा सैम्पलिंग अगर आप देखोगे, सैम्पल कैन बी कंट्रोल्ड फॉर सर्टन कैरेक्टरिस्टिक्स, ये इसका एडवांटेज है। डिसएडवांटेज है सिलेक्शन बायस, नो अश्योरेंस। स्नोबॉल सैम्पलिंग में कैन एस्टिमेट रेयर कैरेक्टरिस्टिक्स, एडवांटेज। डिसएडवांटेज है दिस इज टाइम कंज्यूमिंग। सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, easily understood, results projectable, difficult to construct sampling frame, expensive, lower precision, no assurance of representativeness. Systematic sampling can increase representativeness, easier to implement than simple random sampling. Sampling frame not always necessary, can decrease representativeness. Okay. Stratified sampling includes all important subpopulation, precision है इसमें, बट डिसएडवांटेज देखिए, डिफ़िकल्ट टू सिलेक्ट रिलेवेंट स्ट्रैटिफिकेशन वेरिएबल्स, एक्सपेंसिव एंड नॉट फिजिबल टू स्ट्रैटिफाई ऑन मेनी वेरिएबल्स। यहाँ पे स्ट्रैटिफाई का मतलब ये होता है कि सब ग्रुप्स में जब भी हम टारगेट पॉपुलेशन को डिवाइड करते हैं, देन दैट इज़ ओके। क्लस्टर सैम्पलिंग ईजी टू इम्प्लीमेंट एंड इट इज़ कॉस्ट इफेक्टिव ऑल्सो, बट ये इम्प्रिसाइज है, डिफ़िकल्ट टू कंप्यूट इंटरप्रिटेड रिजल्ट्स। Now let us see about qualitative research method and quantitative research method. This is also very important. इसके ऊपर भी काफ़ी कुछ MCQs पूछे गए थे, जैसे कि मैच वन लिस्ट वन विथ लिस्ट टू, ये भी हमने देखा था। सो अकॉर्डिंगली इस तरीके के क्वेश्चन आपको पूछे थे। सो लेट अस सी कौन कौन से क्वालिटेटिव रिसर्च मेथड्स है। एक तो है 1-to-1 इंटरव्यू, जिसमें फेस टू फेस इंटरव्यू होता है। फोकस ग्रुप हमने पढ़ा था, जिसमें एक ग्रुप होता है जिसमें ऐसे पार्टिसिपेंट्स होते हैं जिनके कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। ओके, एंड इसमें एक मॉडरेटर भी होता है जो ऐसे ग्रुप को हैंडल करता है, उनको क्वेश्चंस पूछता है एंड ग्रुप में जितने भी सारे पार्टिसिपेंट्स हैं वो उनको आंसर भी प्रोवाइड करता है। एथनोग्राफिक स्टडीज़ हमने देखा था, राइट। टेक्सचुअल एनालिसिस में बेसिकली क्या होता है कि जो भी कुछ टेक्स्ट है उसके मीनिंग को जानने की हम यहाँ पे कोशिश करते हैं। केस स्टडी आपको पता है, ऑब्जर्वेशन, जिसके टाइप से पार्टिसिपेंट एंड नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन, राइट। क्वांटिटेटिव रिसर्च मेथड्स अगर आप देखोगे उसमें है डिस्क्रिप्टिव रिसर्च मेथड, कोरिलेशनल रिसर्च मेथड, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा था। क्वासी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च मेथड, ये फॉल्स एक्सपेरिमेंटल रिसर्च मेथड है। ओके, देन एक्सपेरिमेंटल मेथड एंड सर्वे। ओके, काफ़ी कुछ मिक्स्ड रिसर्च मेथड्स भी है, जैसे कि एक्सप्लोरेटरी है, एक्सप्लेनेटरी है, ये भी आपको करके जाना है, बट दोज आर नॉट दैट मच इम्पॉर्टेंट, बट ये दो तो बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, IMP है ये, फाइन। ओके, सो लेट अस सी क्विकली अबाउट पेपर टू स्टडी मटेरियल, जो कि आप सभी को हेल्प करता है फॉर योर सेक्शन 2, जिसमें आपको बेसिकली आपके कंसर्न्ड रिसर्च सब्जेक्ट के ऊपर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सो इसके प्रिपरेशन के लिए हम आपको फुल सिलेबस नोट्स एंड MCQs प्रोवाइड करते हैं। सो MCQs में आपको मोस्ट एक्सपेक्टेड MCQs एंड PYQs हम प्रोवाइड करते हैं, जिनकी मदद से सारे स्टूडेंट्स गारंटीड पेपर 2 में काफ़ी अच्छे स्कोर्स लाते हैं। उनका जो ओवरऑल स्कोर है पूरे NTA एंट्रेंस टेस्ट का, वो काफ़ी अच्छा आता है। ओके, सो यहाँ देखो जितने भी सारे मैंने सब्जेक्ट्स मेंशन किए हैं, ओके, ऑन द स्क्रीन। सो ऑन ऑल ऑफ दीज सब्जेक्ट्स करंटली वी हैव पेपर टू स्टडी मटेरियल। अगर आपको किसी और दूसरे सब्जेक्ट के लिए पेपर टू स्टडी मटेरियल की ज़रूरत है, देन यू कैन आस्क मी ऑन दिस व्हाट्सएप नंबर्स। ओके, पेपर टू स्टडी मटेरियल की फ़ीस है सिर्फ 999 एंड इनकम फीस में हम सारे स्टूडेंट्स की जो गारंटेड सिलेक्शन है वो करवा देते हैं, बिकॉज उतनी तैयारियां हम आप सभी की करवा देते हैं। पेपर टू स्टडी मटेरियल ये आप सभी को अब भी एंट्रेंस टेस्ट को क्वालिफाई करने के लिए तो मदद करेगा ही, बट एज वेल इट विल बी हेल्पफुल फॉर योर इंटरव्यू सेशन, बिकॉज इंटरव्यू सेशन में ज़्यादातर क्वेश्चंस ओरली या आपको पेपर 2 के ऊपर ही पूछे जाते हैं।
ओके, सो जिसके नोट्स हमने इस स्टडी मटेरियल में कवर करके रखे. सो टू ज्वाइन आवर कोर्सेज यू कैन कॉन्टैक्ट ऑन दिस व्हाट्सएप नंबर्स ओनली एंड यू कैन डू द इंक्वायरी फॉर द सेम. ओके, so thank you for watching this session. I hope all of you understood everything whatever I have discussed with all of you students. Okay.